हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम वाटर के यूनिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। चूँकि वाटर भी हमारे पास एक तरीके का लिक्विड है, बट एज़ यूजुअल जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं, जैसे हमारे पास मिथनॉल, इथेनॉल है, बेंजीन है, हेक्सेन है, हमारे पास ईथर है। सो ये जो लिक्विड्स होते हैं, इससे इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? थोड़ा-सा हमें इनसे ना हर एक से बाकी तमाम अगर सिमिलर है, तो ये थोड़ा-सा हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता हुआ नज़र आता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पेक्यूलियर बिहेवियर है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्यों होता है, ठीक है? और एग्ज़ाम में भी हमें पूछ के आता है कि व्हाई वाटर शो यूनिक प्रॉपर्टीज़ देन अदर लिक्विड, या फिर what are the peculiar behavior of waters, या why water show peculiar behavior। so peculiar means unique, ठीक है? तो क्यों शो करता है? इन सब का एक ही रीज़न है, वो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने जितने भी लिक्विड्स की बात की ना, उन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर हमें नजर आता है, ठीक है? लिक्विड्स के अंदर वाटर में नजर आता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इस बॉन्डिंग की वजह से ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है? आपने याद रखना है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड नहीं, बल्कि हम इसको कह सकते हैं ना, इट इज़ एन इंटरमालिक्यूलर फोर्स। बॉन्ड हो जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंटरमालिक्यूलर फोर्स हम यहाँ लिख के रखते हैं, ठीक है? यानी ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स है, ठीक है? तो इसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो वाटर के अंदर मौजूद होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझना है, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखो, वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज़रा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, वो है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इनका जो सरफेस टेंशन है ना, जो हमने पीछे डिस्कस किया है, सरफेस टेंशन, ठीक है? अच्छा, मैं ज़रा इसको तरीके से लिखता हूँ, ठीक है? वाटर के अंदर होता है हाई सरफेस टेंशन। बाकी सब लिक्विड में इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, बट वाटर में हाई होता है, ठीक है? दूसरा हमारे पास है वाटर के अंदर लो वेपर प्रेशर होता है। लो वेपर प्रेशर को भी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो सीरीज में, ठीक है? लो वेपर प्रेशर होता है। सिमिलरली हमारे पास वाटर के अंदर जो है ना, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है जी? हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की, ठीक है? दूसरे लिक्विड के मुकाबले में। और इसी तरीके से वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो भी होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, जो बाकियों से यूनिक है, ठीक है? तो अब हम जरा देखेंगे कि हाई सरफेस टेंशन क्यों होता है। तो मैंने रीजन आपको शुरू में बता दिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? मैं जरा समझाता हूँ। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो इस वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है? लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो अगर आपने उस मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाना है, तो उसको सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको सरफेस पर लाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, विच मीन्स इसका सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, ठीक है? सिमिलरली लो वेपर प्रेशर क्यों होता है, वाटर का वेपर प्रेशर लो क्यों होता है? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के मॉलिक्यूल इजीली इवापोरेट, या इजीली हम कह सकते हैं ना, हमने पीछे डिस्कस किया था, इजीली वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है? तो यानी कि इसका जो एवापोरेशन है ना, वो बहुत ही स्लो बन जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने एवापोरेशन में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है? तो ड्यू टू द लो रेट ऑफ एवापोरेशन कम होता है, तो वेपर प्रेशर भी इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बाकियों में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आयन आयन डाइपोल हो सकता है, या फिर इंड्यूस डाइपोल हो सकता है, वो वीक होता है, तो इस वजह से उनका वेपर प्रेशर तो हाई होता है बाकी लिक्विड का, लेकिन वाटर का ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज वेरी लो। सिमिलरली हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स, अगर आपने लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसको जो हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इस वजह से इनका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, बाकी लिक्विड से ज़्यादा होता है, बल्कि बाकी लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो कम होता है,
ठीक है। सिमिलरली हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? सो बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से हाई इसलिए होता है क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें ना वेपर प्रेशर की, तो बहुत लो वेपर प्रेशर है ना, तो अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है वेपर प्रेशर को, ठीक है, क्योंकि इसी को हमने बॉइलिंग पॉइंट कहा था ना, पीछे वीडियो चेक कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही लो है, तो सॉरी वेपर प्रेशर बहुत ही लो है वाटर का, ठीक है, मैंने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हीट करने का मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, तो बाकी लिक्विड से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की ये सारे यूनिक प्रॉपर्टीज हमें नज़र आते हैं, ठीक है जी। तो इतनी हमारे पास छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यहाँ से ना हमारा जो सीरीज़ है स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर का वीडियो सीरीज़ वो ख़त्म हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिसको मैं समझता हूँ आपको खुद करना चाहिए, जो कि रीडिंग मटेरियल है, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर किया है जिसको समझने की ज़रूरत थी या जो पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सवालात बन रहे थे ना, उसको मैंने कवर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।